हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के चमोली ज़िले में क्या हुआ है कि बाढ़ आया है हिमखंड के टूटने से। तो उसी पर हम आज देखेंगे कि हिमालय से मिलती एक और चेतावनी के बारे में। यह लेख है भरत जी झुनझुनवाला जी द्वारा लिखित। यह कह रहे हैं कि यदि हिमालय के मूल स्वभाव पर ध्यान नहीं दिया गया तो चमोली जैसे हादसे की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जैसे कि जो हिमालय का मूल स्वभाव है, प्रकृति का जो संरक्षण है, इनमें उन सभी चीज़ों पे बात किया गया है। तो चलिए इस लेख को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी आपको। तो दोस्तों, भारत का भूखंड एक भीमकाय पत्थर की चट्टान पर टिका हुआ है, जिसे इंडियन प्लेट कहते हैं। जो भारत का भूखंड है वो एक भीमकाय बहुत बड़े पत्थर की चट्टान पर क्या हुआ है, टिका हुआ है, जिसको हम इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं। और ये जो इंडियन प्लेट है वह उत्तर दिशा में क्या हो रही है, धीरे धीरे खिसक रही है, जहाँ वह तिब्बत की प्लेट से टकरा रही है। इन दोनों प्लेटों के टकराने से हिमालय यानी कि विशेषकर उत्तराखंड का क्षेत्र भूकंप से पीड़ित रहा है। पिछले 20 वर्षों को छोड़ दें तो लगभग हर 10 वर्ष के दौरान उत्तराखंड में एक भूकंप आता रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि पिछले 20 वर्षों में कोई बड़ा भूकंप न आने का कारण क्या है? तो हम बता दें कि उसका कारण यह है, हो सकता है कि जो टिहरी बांध में भारी भंडार है पानी का, वह दोनों प्लेटों के बीच में एक दबाव बना रहा हो, और उस जो प्लेटों के बीच में वह जो दबाव बन गया है, उनसे वह प्लेट टकराने से क्या हो रही हैं, रुक रही हों उन 20 वर्षों में। हालांकि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक तो रही ही है, इसका दबाव भी बन रहा है, और इससे आने वाले समय में भूकंप की आशंका क्या होगी, बनी रहेगी। अब जो दबाव बन रहा है उससे क्या होगा, बन रहा है जो दबाव, तो ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, और जब उत्तर की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, कंपन आता रहेगा, जिससे आने वाले वर्षों में भूकंप की आशंका क्या रहेगी, बनी ही रहेगी। तो गत रविवार यानी पिछले रविवार को ऋषिगंगा में ग्लेशियर का स्खलन ऐसे टकराव से उत्पन्न कंपन के कारण हुआ। हो सकता है इसमें ऋषिगंगा के नीचे तपोवन विष्णुघाट परियोजना की सुरंग बनाने के लिए किए गए विस्फोटों से उत्पन्न कंपन की भूमिका भी हो सकती है। यानी कि जो अभी पिछले रविवार को ऋषिगंगा में जो ग्लेशियर स्खलन से हुआ, तो वह कह रहे हैं कि जो नीचे उसके तपोवन विष्णुघाट परियोजना, जो बिजली का परियोजना चल रही है, विद्युत उत्पादन परियोजना, उसमें किए गए विस्फोटों के कारण कंपन होने से भी हो सकता है। यद्यपि वैज्ञानिकों की राय है कि विस्फोट की तरंगें दूर तक नहीं जाती, फिर भी सूक्ष्म तरंगों का ग्लेशियर पर प्रभाव हमें ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्लेशियर कमजोर हो रहे हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं की आवृत्ति होती रहेगी। हरिद्वार से गंगा सागर तक का हमारा भूखंड इसी प्रकार के भूस्खलनों से आई मिट्टी को गंगा द्वारा नीचे ले जाने से बना है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को पौधारोपण अथवा अन्य तरीकों से रोकना संभव नहीं दिखता है। पिछले कुछ अरसे से उत्तराखंड की त्रासदियों में जलविद्युत परियोजनाओं की भी भूमिका मानी जाती है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित रवि चोपड़ा कमेटी ने बताया था कि 2013 की आपदा में नुकसान केवल जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर और नीचे है। नुकसान क्या है, केवल जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर और नीचे हुआ है। जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा नदी के बहाव को रोकने से दुर्घटना घटती है। यदि ऋषिगंगा एवं तपोवन में बैराज न बनाया जा रहा होता तो ग्लेशियर का मलबा सहज ही सीधे गंगा सागर तक
निकल जाता और यह त्रासदी न घटती। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2013 में चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकले मलबे को फाटा व्युंग, सिंगोली, भटवाड़ी और श्रीनगर परियोजनाओं ने न रोका होता तो त्रासदी होती ही नहीं। इस प्रकार तपोवन विष्णुघाट परियोजना द्वारा मलबे के रास्ते से बनाए गए बैराज के अवरोध के कारण यह त्रासदी हुई है, न कि ग्लेशियर के फटने के कारण। संकटग्रस्त तपोवन विष्णुघाट परियोजना के नीचे विष्णुघाट पीपल कोटी परियोजना निर्माणाधीन है और उसके नीचे श्रीनगर परियोजना ने अलकनंदा का रास्ता रोक रखा है। अतः आने वाले समय में संकट के बादल मंडराते रहेंगे, क्योंकि भाई रास्ता जब रुकेगा तो मलबा सीधा बह नहीं पाएगा। जब मलबा इकट्ठा होगा तो पानी इकट्ठा होगा तो निश्चित है बाढ़ ओढ़ आइबे करेगा। वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाएं आर्थिक दृष्टि से अप्रासंगिक हो गई हैं। वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाएं आर्थिक दृष्टि से अप्रासंगिक हो गई हैं। नई परियोजनाओं से निर्मित बिजली की कीमत वर्तमान में जो नई नई परियोजनाएं आ रही हैं उनसे जो बिजली निर्माण हो रही है उनकी वर्तमान में कीमत 7 से 10 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है, जो सौर ऊर्जा यानी कि जो हमारी सोलर एनर्जी है उसकी तुलना में 3 गुनी है। हालांकि सौर ऊर्जा दिन में उत्पादित होती है जबकि बिजली की ज़रूरत सुबह और शाम होती है। फिर भी दिन की ऊर्जा को सुबह और शाम की ऊर्जा में परिवर्तित करने का खर्च मात्र 50 पैसे प्रति यूनिट आता है। इसलिए सुबह और शाम की सौर ऊर्जा 4 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत परियोजनाओं का हमारी पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के अनुसार यमुना और नर्मदा की तुलना में गंगा में फाज नाम के वायरस 10 गुना अधिक पाए जाते हैं। यमुना और नर्मदा की तुलना में गंगा नदी में फाज नाम के वायरस 10 गुना अधिक पाए जाते हैं। इनमें रोगनाशक क्षमता होती है, यानी कि जो रोगों को दूर करते हैं। गंगा के पानी में तांबा और रेडियोधर्मी थोरियम भी कौन सा पाए जाते हैं? रोगनाशक। गंगा के पानी में तांबा और रेडियोधर्मी थोरियम भी पाया जाता है जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। गंगा में ये विशेष गुण पानी के पत्थर से रगड़कर बहने से उत्पन्न होता है। जल विद्युत परियोजनाओं से गंगा के पानी का पत्थरों के साथ घर्षण समाप्त हो जाता है और मछलियों की आवाजाही भी बाधित हो जाती है। यहाँ पर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, जबकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप मन में कल्पना कीजिए, मन में ऐसी चित्र बनाइए जैसे कि एकदम मूवी चल रही हो। यदि पानी बह रहा है तो वह पत्थरों से टकराएगा। जब पत्थरों से टकराएगा तो उसमें क्या होते हैं? जो कीटाणु जो उसमें वायरस होते हैं फाज नाम के, वह रोगनाशक होते हैं, वह भी बहेंगे। उसके बाद गंगा के पानी में क्या होता है? तांबा और रेडियोथोरियम भी पाया जाता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। और गंगा में यह विशेष गुण कहाँ से मिलता है? जब वह पत्थर से टकराते हैं। यदि हम पानी को रोक दें तो वह पत्थर से घर्षण नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी तेजी से बहेगा नहीं, और जब तेजी से बहेगा नहीं तो वह पत्थर से क्या होगा? टकराएगा नहीं और मछलियों की आवाजाही भी बाधित होती है। यदि इस पर्यावरणीय हानि के मूल्य को जल विद्युत के मूल्य में जोड़ दिया जाए तो मेरे अनुमान से जल विद्युत की उत्पादन लागत 18 रुपये प्रति यूनिट आएगी। फिर भी सरकार इन परियोजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। उनके लिए आर्थिक विकास की दुहाई दी जाती है। इसका विकल्प है कि हम उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दें। सेवा क्षेत्र, हमने एक वीडियो डाला था बहुत समय पहले जब क्लास 10th की NCERT पढ़ा रहा था, तो उसमें अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में बात किया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक में ही आता है सेवा क्षेत्र। आप उसे देख लीजिएगा, सेवा क्षेत्र को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। नैनीताल के पास भवाली में क्षय रोग के मरीजों के लिए सैनिटोरियम दशकों पहले बनाया गया था। इसके पीछे विचार था कि वहाँ की शुद्ध और खुली हवा से मरीजों को स्वस्थ लाभ शीघ्र होगा। इसी प्रकार
हम गंगा के किनारे सॉफ्टवेयर पार्क, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, कंप्यूटर सेंटर इत्यादि स्थापित करें, तब पर्यावरण पर भार भी कम होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर पार्क, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, कंप्यूटर सेंटर इत्यादि जब हम स्थापित करेंगे तो पर्यावरण पर जो भार भी है वह क्या होगा, कम होगा, आर्थिक विकास अधिक होगा और उच्च वेतन वाले रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हैरानी है कि सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के स्थान पर सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के स्थान पर सरकार जल विद्युत बढ़ाने पर क्यों संकल्पित है। आखिर में क्वेश्चन बनता है ना कि सेवा क्षेत्र पर क्या करे सरकार, बढ़ावा दे, ध्यान दे, जबकि वह जल विद्युत बढ़ाने पर क्यों संकल्पित है। इसका कारण राजनीतिक लाभ ही दिखता है। जैसे भोजन में पिज्जा अच्छा भले ही लगता हो, लेकिन सेहत के लिए दाल रोटी ही भली होती है। वर्तमान आपदा एक चेतावनी भर है। यदि हम हिमालय के धसकने वाले मूल चरित्र पर ध्यान नहीं देंगे तो इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। आश्चर्य है कि प्रकृति का गुणगान करने वाली भारतीय संस्कृति गंगा जैसी पवित्र नदी के मुक्त बहाव को बाधित कर रही और भोगवादी कहलाने वाली अमेरिकी संस्कृति ने वाइल्ड एंड सीनिक एक्ट बनाया है। इस कानून के तहत नदियों के विशेष हिस्से को वाइल्ड एंड सीनिक घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उन हिस्सों में पशु चराने की भी अनुमति नहीं होती। इन्हें बिल्कुल नैसर्गिक रूप से रखा जाता है। अमेरिका में कई जल विद्युत परियोजनाएं सिर्फ इसलिए बंद की गई क्योंकि वहां के लोग बहती नदी में नहाने, नौका चलाने और मछली पकड़ने का आनंद लेना चाहते थे। हमें प्रकृति की केवल प्रशंसा करने के स्थान पर उसे वास्तविक रूप से साकार करना चाहिए। आर्थिक विकास का प्रकृति के साथ संतुलन बनाना चाहिए। चमोली की आपदा हमारे लिए खतरे की घंटी है। यानी कि यह जो अभी घटना हुई है इसको हम प्रकृति का अलार्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यह अलार्म दिखा रही है कि अभी से भी तुम जागरूक हो जाओ, जग जाओ, वरना आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसका संज्ञान लेकर हमें देश की सभी नदियों के मुक्त बहाव को सुनिश्चित करने और उनकी पारिस्थितिकी बचाने के उपाय करने होंगे। पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति के मंत्र को ईमानदारी से लागू करना होगा। जो इस लेख के लेखक हैं वह गंगा टुडे ट्रस्ट के न्यासी एवं आर्थिक मामले के विशेषज्ञ हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी लेकर के बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छा महसूस हो रहा होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।